दीक्षित जी नमस्कार, कैसे हैं?
नमस्कार सभी लोगों के लिए, सभी महानुभावों के लिए। नमस्कार सर। कहाँ गए, कैसे नहीं जुड़ रहे, क्या चक्कर है? नमस्कार सर। नमस्ते जी मैडम जी, नमस्ते। कहाँ गए सब, कैसे नहीं जुड़ रहे? सर अभी 1 मिनट टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि लिंक हम पहले से खोल के छोड़ देते हैं ना ज्वाइन करने के लिए। पहले आप मुझे बुला लेना, मेरी बैटरी खराब चल रही है, स्विच ऑफ हो जाएगा। जी जी सर, जी सर। जी मैं हेलो सीमा। नमस्ते। Hi आप लोग Suresh. Just enter at home. Yes. One second. हेलो। आपका
सीमा फोन नहीं उठाया तुमने मेरा? अच्छा, माइक ऑन करो। 3 बजे मैंने कॉल किया था। कर लिया। हाँ 3 बजे कॉल किया था मैंने, देखा मिस कॉल? अभी अभी देखा है। 54 मिनट तो और हम स्कूल प्रोग्राम कैसा शुरू रहा? करें क्या? 35 हो गए और आई थिंक कितने 14 लोग बहुत कम पार्टिसिपेंट है। अभी तो आएंगे। 14 में से 4 तो हम तो ही या हैं। तो वो किया है प्रीति, जो है उनका लेते जाएं। हाँ, एक बार अगर कोई आ गया है तो मैं जरा नाम पढ़ लेती हूँ। गुलदेश अवेलेबल है ना? हाँ, एक तो है कोई गुलदेश और सिद्धि शर्मा। आई थिंक सिद्धि शर्मा नहीं है। अतुल है, आकांक्षा है। ज्योति। जी मैं निशा अतुल्य हूँ। हाँ, मेरा नाम निशा निशा। अतुल्य। अच्छा जी, निशा अतुल्य है। हाँ जी मैम। मौलिक स्वरचित लघु कथा में ना आपका नाम है जी? निशा जी। और दीक्षित जी हैं। इंकिता। इंकिता ऐसा कोई नाम नहीं हमारे पास। अगर आपने किसी और नाम से करा रखा हो तो बता दीजिए। मैम निकिता के नेम से ही है मेरी। आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? क्या मैम? इंकिता आपका स्क्रीन पे नाम आ रहा है, आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? मैम निकिता से ही है। निकिता। यस मैम। निकिता से है। अच्छा, इसमें इंकिता लग रहा है। शीनू भी है इसमें, शीनू वालिया। शीनू वालिया मौलिक लघु कथा में है। मेरी भी प्रस्तुति है। मुझे लगता है हमें 5-10 देने चाहिए। आकांक्षा, अनिल शर्मा, शर्मा। अनिल शर्मा। ठीक है, अनिल शर्मा किस नाम से रजिस्ट्रेशन है आपका? मैम मेरा हाँ। मैम ज्योति। अच्छा, सपना वालिया। शुरू करें क्या? हाँ, मुझे लगता है कर देना चाहिए। अभी फटाफट बहुत स्पीड से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। 3 मिनट और दे देते हैं। 3:40 पे वी विल स्टार्ट। सिद्धि नहीं है ना इसमें?
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड कौन? इवनिंग संजना? वेरी गुड, आज आप प्रकट हो ही गए है ना, इतना कॉल करने के बाद। आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, सबसे पहले आप ही का है। स्टार्ट करें थी? अनम्यूट करो। इजाजत हो तो हम प्रोग्राम शुरू करें। यस मैम। 18 लोग दिख रहे हैं मुझे। 18 सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और हमारी टीम के यहाँ पे 4 लोग हैं, उनको भी नमस्कार, हमारे प्रतियोगियों को भी नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि ये दूसरा सप्ताह है हमारे प्रोग्राम का, तीसरा दिन। पिछले शनिवार और रविवार को भी काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो ये संस्कार भारती का प्रोग्राम है, और संस्कार भारती के बारे में हम हमेशा ही कुछ 4 लाइनें जरूर बताना पसंद करते हैं, जिससे ये जानकारी सबके क्या माइंड पे फीड हो जाए। तो संस्कार भारती जैसा कि पता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक अंग या सहयोगी संस्था कह सकते हैं। इसकी स्थापना ललित कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना लाने के उद्देश्य से की गई थी। 1954 से संस्कार भारती की कल्पना विकसित होती गई, और 1989 में लखनऊ में इसकी विधिवत स्थापना हुई। सा कला विमुक्तय, अर्थात कला वह है जो बुराइयों के बंधन काटकर मुक्ति प्रदान करती है, के घोष वाक्य के साथ आज देश भर में संस्कार भारती की 1200 के करीब इकाइयां काम कर रही हैं, जिसमें हमारी संस्कार भारती एक ये छोटी सी संस्था है। संस्कार भारती का लक्ष्य मूल्य आधारित कला और मनोरंजन द्वारा व्यक्ति का विकास करना है। यह कला के माध्यम से संस्कार रोपण का कार्य करती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सबसे पहले पंचतंत्र कथाएं, जो हमने बच्चों के लिए एक सेक्शन बनाया था, उसमें मैं गुलदेश को इनवाइट करना चाहती हूँ। गुलदेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी गुलदेश, अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। यस मैम। अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस। तो आप पंचतंत्र की कथाएं में से कुछ सुनाना चाहते हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो आप सुनाइए। मैम चैप्टर कौन सा पढ़ना? अच्छा, आपने कैमरा बंद कर दीजिए और माइक भी स्विच ऑफ कर दीजिए, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी सी शायद मुझे लगता है कि कुछ समझाने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है थोड़ी सी। चलते हैं ऐतिहासिक कथाओं की तरफ, जिसमें आज के हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले ज्योति को मैं बुलाना चाहूंगी अगर है तो। यस मैम। ज्योति जी, ज्योति सुनाइए बेटा।
मैम मैं ऐतिहासिक पे नहीं सुना पा। आप क्या सुनाना चाहती हैं वो सुनाइए। मैम स्वरचित सुनाइए। 3 मिनट का समय है आपके पास। यस मैम। 3 मिनट में आपको जो सुनाना है, चाहे आप स्टोरी सुना रहे हैं, चाहे कविता सुना रहे हैं, चाहे कोई कहानी सुना रहे हैं, वो 3 मिनट में आप सुनाइए। मैम मैं सुना रही हूँ। सुनाइए। लक्ष्य को समक्ष रख दिन रात परिश्रम कर मनुष्य, विघ्न बाधाओं से तू बिल्कुल नहीं अब डर मनुष्य है सीने में गर, अगर कुछ कर गुजरने के लिए सोच मत हो जा मगर अर्जू को पाने के लिए क्या हवा है क्या फिजा, तू सोच मत कितना पसीने से लथपथ होकर शीतल जल का अपना मजा, लक्ष्यहीन होकर जीवन कुछ और नहीं केवल सजा, नई उमंग नई तरंग जोश जवानी के संग साहस से अंग अंग शत्रु भी हो जाए एकदम कहाँ किसी और में जो जीत ले मेरी ये जंग, अंबर से ऊंचा लक्ष्य हो तू दिखता विपक्ष हो, कोई जोर नहीं कोई तोड़ नहीं मजबूत ऐसा पक्ष हो, धरा पर अफसरों की है कोई कमी नहीं, पीछे जो हमने खोए आंखों में है अब नमी, पृथ्वी जो भास करके चारों ओर घूमती है एकाग्र होकर सरिता सिंधु को चूमती है, सिया को देख दुल्हन जैसे झूमती है, अवसर अनंत है यहाँ तू सोच ले जाना कहाँ, अब मत देख यहाँ वहाँ अर्जुन की भांति नैन को टिका दे लक्ष्य है जहाँ। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा बच्चों का उत्साह बढ़ाएं क्योंकि बच्चे बहुत ही कम हैं हमारे में। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया ज्योति, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया ज्योति। ये तुम्हारी अपनी लिखी हुई थी? ये तुम्हारी अपनी लिखी हुई थी? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखती हो। कीप इट अप। थैंक यू मैम। अगला चलते हम प्रियंका कुमारी, शगुन सिंह, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है। शगुन सिंह, धनंजय शर्मा, गौरव, पौराणिक कथाओं की तरफ चलते हैं। नेहा उदय भान गुप्ता, मुझे स्क्रीन पे दिखी थी नेहा उदय भान गुप्ता। जी बिल्कुल हाजिर है। मैम अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। मैम कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? चलो भाई। नेहा जी आप सुना रही हैं? अंशिका सिंह है क्या स्क्रीन पर? अंशिका सिंह, सुमित, कृष्णा राठी, चलिए मौलिक स्वरचित लघु कथा की तरफ चलते हैं हम। और सबसे पहले हमारे दीक्षित जी, दीनदयाल दीक्षित जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने लॉग इन किया था, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी रचना सुनाइए। दीक्षित जी स्वागत है आपका। जी 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 जी। सबसे पहले मैं संस्कार भारतीय एवं सनातन धर्म न्यास मंच को नमस्कार करता हूँ। समस्त पदाधिकारियों को मेरा बार बार वंदन। और ऐसा कि भारतीय संस्कृति कला के क्षेत्र में जो अग्रणी संस्था कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं से जुड़ करके मुझे से गौरव महसूस हो रहा है। इससे पहले देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी आवाज आनी शुरू होगी इसमें, देखो आ रही है, ये सुन। ये दूसरे फोन से मैंने ज्वाइन कर लिया, ये देखो सुनो। पौराणिक कथा का तो हो गया था, वो जो बोल रहे हैं आवाज आ रही है। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। आज मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं मेरी आवाज आ रही है? दीक्षित जी आप वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लीजिए।
बड़ा हुआ है जी, बड़ा हुआ है पूरा आ है, गई, क्लियर यहाँ आ पे बड़ा गई। हुआ जी। तो यह है कि मेरा पौराणिक कथा का तो पिछले रविवार को हो गया था। आप मेरा काव्य का है जी, तो काव्य में मैं आपके सामने कुछ छंद लेकर के हाजिर हूँ जी। और अच्छे लगे तो आप उनका तालियों से स्वागत कीजिएगा। छंद आध्यात्मिक पर लिखे हुए हैं और कुछ ज्ञान की सीख देने वाले हैं, सरल भाषा है, सादा शब्दों का प्रयोग है। देखिएगा। दुनिया के देखे रंग में तो हुआ आते तंग, जैसे फैली बाहु भंगते न हूँ भुवन में। दुनिया के देखे रंग में तो हुआ अति तंग, जैसे फैली बाहु भंगते न हूँ भुवन में। भारी है अकड़ तन कारण अधिक धन, बोलत कड़े वचन भरे हैं जुबन में। इस सत्य में जचा नहीं है, चरित्र बचा नहीं है। सत्य में जचा नहीं है, चरित्र बचा नहीं है। कुछ भी रचा नहीं है, ख्वाब है सपन में। लोभ मोह मधु में तू स्वार्थ है कि नदु में तू बड़ा हुआ कदू में तू मद के भुवन में। लोभ मोह मधु में तू स्वार्थ है कि नदु में तू बड़ा हुआ कदू में तू मद के भुवन में। अरे मनुष्य खामा खा मद में घमंड में ही तू पलता बड़ा होता चला जा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। इसलिए कुछ चाहता है, उद्धार चाहता है, उन्नति चाहता है। तो अगले छंद में क्या है कि चाहता कि नगरी से बाहर निकाल प्राणी, जो ही सुख चाहे सो ही तुझको मिलेंगे रे। एक सुख परम पुनीत, एक लक्षण, एक सत अपवर्ग, सब तुझको मिलेंगे रे। राम नाम की तू ओढ़ चादर पुनीत एक, राम नाम की तू चादर पुनीत ओढ़, प्रेम रंगी चादरे में करम सिलंगे रे। भक्ति साधना की एक शीतल बहे बहार, भक्ति साधना की एक शीतल बहे बहार, काम वासना की सारे दूर हिलेंगे रे। भक्ति साधना की एक शीतल बहे बहार, काम वासना के सारे दूर हिलेंगे रे। और अगले छंद में क्या है? अरे प्राणी तू अज्ञानता में क्यों सोया हुआ है कि जाग जाग जीव जड़ मन का मिटा दे मैल। जाग जाग जीव जड़ मन का मिटा दे मैल, ज्ञान साधे नाम जीव जब भूल जाएगा। चमकेगा तन तब अंत कामना से दूर, वासना का अरे तेरा तब हिल जाएगा। भज हरे नाम तू आएंगे प्रभु तेरे काम, भज हरे नाम तू आएंगे प्रभु तेरे काम। शुद्ध रख भावना तो इसमें ले जाएगा। मन को तू साध ज्ञान गंगा में लगा ले गोता, मन को तू साध ज्ञान गंगा में लगा ले गोता, बुद्धि जड़ता का सब पहले धुल जाएगा। मन को तू साध ज्ञान गंगा में लगा ले गोता, बुद्धि जड़ता का सब मल धुल जाएगा। और अगले छंद में फिर क्या कहा गया है कि ये शरीर क्या है, इसे बचा करके, इसे संभाल करके क्या है, इससे लाभ ले ले। तो क्या लाभ ले ले कि काया की ये नौका बैठे भव तो जे तारे ना, तो काया की ये नौका लेके भव तो जे तारे ना, तो पतवार कर्मों की तुझको चलानी है। चाहता कि लहरें भव सिंधु में उठेंगी खूब, नौका सतनाम लेके तुझको बचानी है। ये नैया तेरी डूब नहीं जाए, इसका खेवन हारा तो यह प्राणी, इसलिए इसे संभाल करके चल। कि चाहत की लहरें भव सिंधु से उठेंगी खूब, नौका सत्य नाम लेके तुझको बचानी है। चेतना जगा ले, चेतना जगा ले, तुझे जाना अति दूर देश, चेतना जगा ले, तुझे जाना अति दूर देश। पंथ है सुगम तेरा मंजिल सुहानी है। भक्ति साधना का सौदा साथ में लगा ले प्राणी, भक्ति साधना का सौदा साथ में लगा ले प्राणी, तेरी काया तारणी ये बहुत पुरानी है। भक्ति साधना का सौदा साथ में लगा ले प्राणी, तेरी काया तारणी बहुत ही पुरानी है। फिर लास्ट में एक अंतिम छंद में और भी ज्ञान की सीख दी है। अरे मनुष्य क्यों घबराता है तू कि जैसे छोड़े तूने जीर्ण सीर्ण पट कमजोर, वैसे ही पुरानी काया आत्मा ये छोड़ती। जैसे तूने छोड़े जीर्ण सीर्ण पट कमजोर, वैसे ही पुरानी काया आत्मा ये छोड़ती। होती खुश हाल छोड़ दुनिया का जंजाल, एक नाता आत्मा ये परमात्मा से जोड़ती।
होती खुशहाल छोड़ दुनिया के जंजाल, एक नाथ आत्मा ये ईश्वर से जोड़ती। कि जीव परमात्मा की मीत अति गहरी प्रीत, जीव परमात्मा की मीत अति गहरी प्रीत, एकमात्र ईश्वर की शरण बहोरती। वेदिका विधान जान संस्कृति का खेले ऐसा, वेदिका विधान जान संस्कृति का खेले ऐसा, एक काया छोड़ती तो दूसरे नाता जोड़ती। वेदिका विधान जान संस्कृति का खेले ऐसा, एक काया छोड़ती तो दूसरे नाता जोड़ती। एक काया छोड़ती तो दूसरे नाता जोड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद मंच को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नमस्ते मैम। हेलो मैम। कौन बोला? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं विक्रम जयपुर हूँ मैम। मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा क्लास में। कौन बोल रहे हो बच्चे? प्रिया बोल रहे हैं। जी मैम आप सुना सकते? हेलो बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक सेकंड, स्क्रीन पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं नाम लेती हूँ। गुलदेश बात कर रहे हैं या नेहा उदयभान? जी नेहा उदयभान गुप्ता भी मैं भी बोल रही हूँ। जी मैम, जी अपनी प्रश्न सुनाइए। हेलो मैम। जी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम, इसलिए मैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी, कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो गया था। मेरी आवाज आई क्यों जी मैडम? एक बच्चा और बीच में बोल रहा सीमा जी। मेरी आवाज आई कि नहीं आई मेरे प्रोग्राम की? बहुत अच्छी आवाज आई आपकी, और बहुत सुर में भी आज आपने गाया, और आज का नेटवर्क इश्यू भी नहीं था, आज सब कुछ परफेक्ट वे में था। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा था सर आज। हाँ नेहा सुनाइए आप। नेहा कैमरा, हाँ जी नेहा सुनाइए। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। सुनाइए जी मैं गरीबी पे अपनी कविता सुनाऊंगी। जी सुनाइए। फाटे कपड़े नंगे बदन तो लड़खड़ाती चाल की पहचान बनाती है गरीबी। हाथ में कटोरा तो कभी थाली के निशान कहलाती है गरीबी। दो रोटी के लिए हर दरवाजे पर हाथ फैलवाती है गरीबी, तो कभी सूखी रोटी के लिए गाली भी सुनवाती है गरीबी। हर एक पल दर दर भटकने को मजबूर करती है गरीबी, तो गलियों व फुटपाथ पर सोने के लिए बेबस करती है गरीबी। कभी नीच तो कभी भिखमंगे का संबोधन दिलाती है गरीबी, कभी नीच तो कभी भिखमंगे का संबोधन दिलाती है गरीबी, तो पेट भरने के लिए हर एक के पैरों में सर झुकाती है गरीबी। ना सर पर छत न तन पर कपड़ा, जिल्लत की जिंदगी जिलाती है गरीबी। खाने का अन्न न पीने का पानी, खाने का अन्न न पीने का पानी, भूखे पेट ही सुलाती है गरीबी। ठंडी में ठिठुरना तो तपती धूप में तपाती है गरीबी, ठंडी में ठिठुरना तो तपती धूप में तपाती है गरीबी। पाँव में न देती चप्पल व मोजा, बस कंकड़ पत्थर चुभाती है गरीबी। ना रहे रोटी कपड़ा व मकान तो इंसान को गरीबी बनाती है, ना रहे रोटी कपड़ा व मकान तो इंसान को गरीब बनाती है गरीबी। कभी नहीं रहती उनके ओठों पे मुस्कान, बेबसी के आंसू रुलाती है गरीबी। कभी मंदिर के सामने तो कभी गंगा के किनारे डेरा डलवाती है गरीबी। हर आने जाने वाले यात्रियों के सामने अपना आंचल फैलवाती है गरीबी। मिल जाता है कभी रुपया तो कभी खाने का अन्न, तो कभी जूता भी खिलवाती है गरीबी। करता नहीं कोई इनसे प्यार व इनका सम्मान, जानवरों से भी बदतर बनाती है गरीबी। ये इंसान होते हैं, इनमें भी जान होती है, पर इनके वजूद से खिलवाड़ कराती है गरीबी। तंग हाली में जीना, तंग हाली में मरना, बस इसी का नाम कहलाती है गरीबी, बस इसी का नाम कहलाती है गरीबी। धन्यवाद। बहुत अच्छे। नेहा देर आए दुरुस्त साहब ने बहुत बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। आज कोई नेटवर्क इश्यू भी नहीं था, वॉइस भी क्लियर हाँ। एंड वेरी वेल डन नेहा, वेरी वेल डन। विक्रम जयपुरिया। यस मैम। आप स्टोरी सुनाना चाहते हैं, सुनाइए। यस मैम। नमस्कार, मैं ना विक्रम जयपुरिया है। मैं आपके कथन सुनाने वाला हूँ। व्हाट मैम? आज वीडियो नहीं ऑन करेंगे आप? सॉरी मैम। कौन सी सुनाओगे? एक गांव में एक गरीब
विद्वान रहते थे। इसी गांव में एक सेठ रहते थे। एक दिन वह सेठ ने श्रीमान को भोजन में आमंत्रित किया। श्रीमान ने पेट भरकर भोजन खाया और सेठ ने उन्हें एक बकरी दी और ब्राह्मण ने उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर वह ब्राह्मण उस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जाते हुए 3 ठग ने देख लिया। उन्होंने सोचा हम इस बकरी को कैसे ही करके हड़प लेते हैं। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। थोड़ी ही दूर वह ब्राह्मण पहुंचे। पहला ठग उनके सामने आया और बोला, प्रणाम ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने कहा, प्रणाम। ठग ने कहा, ब्राह्मण आप इस गधे को अपने पीठ पर बैठाकर क्यों ले जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, ये गधा नहीं है, ये तो बकरी है। जाओ यहाँ से। फिर वह थोड़ी दूर चलते हैं। फिर उन्हें दूसरा ठग मिलता है। फिर दूसरे ठग ने पूछा, नमस्कार ब्राह्मण, आप अपनी पीठ पर इस गधे को क्यों बिठाकर ले जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, श्रीमान ने कहा, ये गधा नहीं है, ये तो बकरी है, हट जाओ यहाँ से। फिर वे थोड़ी दूर और चले। फिर उन्हें तीसरा ठग मिला और तीसरे ठग ने पूछा, आप इस गधे को अपनी पीठ पर बैठाकर क्यों ले जा रहे हो? फिर ब्राह्मण ने सोचा, अरे ये सब ने से क्यों पूछ रहे हैं कि आप गधे को अपनी पीठ पर बैठाकर क्यों ले जा रहे हो? फिर ठग ने कहा, लगता है उस सेठ ने आपको पागल बना दिया और आपको एक बकरी के बजाय एक गधा दान में दिया। फिर श्रीमान का माथा घूम गया और उन्होंने उस ठग को दे दी, वह बकरी दे दी। फिर वह तीनों खुशी खुशी वहां से बकरी को लेके वहां से खुशी खुशी चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो 3 बार भी कहे। सोच समझकर विचार लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अच्छा। विक्रम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कहानी बहुत की सुंदर। जो शिक्षा थी आपने बहुत अच्छी। बहुत ऐसा कुछ सुंदर। एक्सपीरियंस किया है आपने इस कहानी के बेसिस पे विक्रम? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छा था विक्रम। तो अब हम अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं जो स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहे हैं। उसमें निशा अतुल्य जी आप नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। अनम्यूट कीजिए निशा जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर मैम जी, मैं निशा अतुल्य देहरादून से हूँ और मैं राष्ट्रीय सेवक संघ के जो प्रकल्प हैं उसमें सेवा भारती में पहले जुड़ी हुई थी। यहाँ की मीडिया प्रभारी और बौद्धिक प्रमुख रही हूँ। उसके बाद मैं सक्षम से जुड़ी हूँ। यहाँ पर मेरे को प्रांत महिला प्रमुख का दायित्व मिला है। तो मैंने संस्कार भारती का ये देखा। संस्कार भारती से भी जुड़ी हूँ देहरादून के, और अक्सर उनके प्रोग्राम्स में बुलाई जाती हूँ और जाती हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि ये संस्कार भारती का कार्यक्रम है, तो मैं अपनी स्वरचित एक लघु कथा लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ, आप लोगों के सामने रखती हूँ। कार्यभार संभालने पर जब आज सुबह रेणुका ने स्कूल परिसर का चक्कर लगाया
तो आश्चर्यचकित रह गई। छोटी कक्षाओं में सुंदर आकृतियों से पढ़ाई के वे खेल के तरीके को देखकर उसने सुनील को बुलाया और कहा, ये कक्षा में दीवारों पर किसने लिखा है, पता करो और लेकर आओ मेरे पास। जी, सुनील कहता हुआ कार्यालय से बाहर निकल गया। सुनील जानता था कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ाने और बच्चों को चुप रखने की चेतावनी देकर सभी शिक्षक इस भरी गर्मी में कूलर के सामने अपने शिक्षक कक्ष में गप्पे मार रहे हैं। एक बार तो सुनील ने सोचा, कह देता हूं, नहीं पता चला। फिर सोचा और आगे बढ़ा, शिक्षक शिक्षिकाओं की करतूत बड़ी शिक्षिका जी को पता तो चलनी ही चाहिए। कक्षा 6 के मॉनिटर के पास गया, जो एक तेज तर्रार मॉनिटर था, लेकर कार्यालय पहुंचा। प्रधान अध्यापिका ने थोड़ा कड़क मगर आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, ये ए से कक्षा की दीवारों पर किसने चित्र उकेरे और इतना किसने लिखा? पूर्णिमा बड़ी निडरता से बोली, मैडम जी, जब कक्षा में बच्चों को पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है और कच्ची कक्षा में बच्चों को खेलने के लिए खिलौने नहीं है, तो हम क्या करते? हमने यही तरीका निकाल लिया पढ़ाने का। क्या पढ़ाने का तरीका? तुम पढ़ाते हो इन्हें? जी, तो कक्षा के अध्यापक अध्यापिकाएं क्या करती हैं? प्रधान अध्यापिका ने पूछा। जी, उन्हें गर्मी बहुत लगती है मैडम, वो कूलर के सामने चाय और समोसे का आनंद लेते हैं, पूर्णिमा ने निर्भीकता से कहा। उसके व्यंग को समझकर रेणुका चुप हो गई। फिर बोली, और तुम्हारी पढ़ाई? जी, वो एक पीरियड में 2 कक्षाओं का काम देकर घर से कर लाने का आदेश देकर कोर्स खत्म कर देते हैं। अच्छा, और फिर? बस, पूर्णिमा बोली, जो होशियार बच्चा होता है वो सुबह सबको सबक सिखा देता है, क्योंकि हमें तो पढ़ना ही है ना मैडम जी। ये व्यवस्था हमारे सीनियर ने हमारे लिए की है, क्योंकि वो भी इस दौर से गुजर चुके हैं। क्या? अवाक रह गई रेणुका। इस स्कूल में कैसी व्यवस्थाएं हैं ये? मुझे सुधारना ही होगा इसे, सोचते हुए बैठक बैठाने के लिए घंटी बजवाई। कुर्सी पर टेक लगाकर सोचने लगी कि शिक्षक कौन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एक आत्मनिरीक्षण के लिए। बहुत अच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया। निशा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ कुछ चीजें उनको याद आ रही होंगी शायद अपनी। जी, ये उन व्यवस्थाओं पर प्रहार है जो ना चाहते हुए भी कई बार हम टीचर्स को भी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। कई बार प्रधान अध्यापिकाओं की अव्यवस्था होती है, कई बार मैनेजमेंट की अव्यवस्थाएं होती हैं और कई बार टीचर की खुद की अव्यवस्था होती है। क्योंकि मैं यहाँ पर संस्कार केंद्र चलाती हूँ, मुझे पता है अभी 1.5 साल से कोरोना के चलते मेरे संस्कार केंद्र बंद है। मैं यहाँ पर एक स्कूल का मैनेजमेंट में भी हूँ, 2 स्कूल के मैनेजमेंट में हूँ, और मैं नशा मुक्ति के लिए कम से कम देहरादून के मोस्ट ऑफ द ऑल स्कूल्स में मैंने जो है बच्चों से इंटरेक्शन किया है नशा मुक्ति के ऊपर। तो मैं बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसलिए मैंने आज ही लिखी है ये मैंने अपनी लघु कथा, क्योंकि मुझे इस मंच पर अपनी कथा सुनानी थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शीनू वालिया जी बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं। मैं शीनू वालिया जी को आमंत्रित करूंगी। बहुत स्वीट स्माइल। बहुत बहुत आभार सीमा जी आपका। सच में निशा जी की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम इस दौर से गुजरे तो नहीं, ना विद्यार्थी के रूप में, ना ही अध्यापिका के रूप में, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और प्राइवेट स्कूल का एटमॉस्फेयर आप सब जानते होंगे कि हमें ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होती हैं। तो लेकिन फिर भी ये भी एक सच्चाई है जो जिससे हमें निशा जी ने अवगत करवाया। सुनी है, पढ़ी हैं कई बार अखबारों में, और खुद पर शर्म भी आती है कि अध्यापक होकर जब हम ऐसा कार्य करते हैं। तो अच्छा लगा मुझे आज संस्कार भारती के इस कार्यक्रम में आकर, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ। तो आज मैं आपके सामने अपनी लघु कथा, स्वरचित लघु कथा लेकर आई हूँ।
ये लघु कथा मैंने कोरोना काल में इस महामारी के दौर में ही लिखी। और जैसे चारों ओर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, और उसी से जूझते हुए लोगों के अंदर कैसे हम ऊर्जा भरें, कैसे सकारात्मकता लेकर आएं, ये सोचकर ही मैंने इस कहानी की रचना की थी। तो मेरी कहानी का शीर्षक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरी कहानी का जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है आदि। आदि एक छोटा बच्चा। आदि अपने खिलौनों के साथ कमरे में खेल रहा था। पास में ही उसके पापा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन में उन्हें सारा ऑफिस का काम घर से ही करना पड़ता था। काफ़ी काम रुक गए थे, बिजनेस बहुत मंदा चल रहा था और वो बहुत परेशानी में जूझ रहे थे। आदि की माँ की नौकरी कोरोना की वजह से चली गई थी। घर में कोई भी आया ना होने की वजह से घर का सारा काम उनको करना पड़ता था। तो आदि के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं था। यही सबसे जूझता बेचारा आदि, ना तो स्कूल जा पा रहा था, ना दोस्तों से मिल पा रहा था, ना ही पापा पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खाने को लाते थे। उसकी अपनी ही छोटी छोटी मुश्किलें थी और इसी बीच परेशान होकर वो अपने पापा को परेशान करता जा रहा था कि पापा मेरे साथ खेलो। लेकिन पापा अपने ऑफिस के काम में बहुत बिज़ी थे। उन्होंने इस चीज़ का एक हल निकाला। उन्होंने अपने पास पड़ी एक किताब को उठाया और उसमें से एक पेज को फाड़ डाला। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आदि को दिए और कहा, आदि इस पे एक नक्शा बना है, जाओ इसे जोड़ कर लेकर आओ। कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास था कि आदि ये काम नहीं कर सकता और जब तक आदि ये काम करेगा तब तक मैं अपना ऑफिस का काम निपटा लूँगा। और इसी खुशी में वो अपने काम में लग गए। आदि चुपचाप वो फटे हुए कागज़ के टुकड़े लेकर चला गया। लेकिन क्या हुआ, देखते ही देखते थोड़ी देर में आदि मुस्कुराता हुआ वापस आ गया, जिसे देखते ही उसके पापा बहुत हैरान हुए और उन्होंने बोला, अरे आदि तुमने ये कर दिया? हाँ पापा, काम तो बहुत मुश्किल दिया था आपने, मैं डर गया था कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं भी हारने वाला नहीं था। मुझे हार स्वीकार नहीं है। मैंने उसे जोड़ने की कोशिश की लेकिन जुड़ तो नहीं रहा था। तो पीछे देखा, इस पे एक मिकी बना है। मिकी आदि का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, जिसको वो रात दिन देखता था। उसने क्या किया, उस मिकी के कार्टून को जोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने उस कार्टून को जोड़ा, नक्शा अपने आप बनता आ रही है नक्शा अपने आप बनता गया। और ये सुनकर आदि की माँ भी कमरे में आ गई और आदि के पापा और दोनों उसकी इस होशियारी पर बहुत खुश हुए। तो आदि के पापा मन ही मन सोच रहे थे कि अगर ये छोटा बच्चा इतने मुश्किल काम को इतनी आसानी से कर सकता है तो हम बड़े इस मुश्किल दौर से निकलने के कोई सुझाव क्यों नहीं निकाल पाते। हम क्यों हर मुश्किल घड़ी में खुद हार जाते हैं। तो ये इस वक्त बहुत बुरा चल रहा है, सबके ऊपर बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन हमें इनसे हारना नहीं है, हमें इनसे हर हालत में जीतना है। और इसीलिए उन्होंने अपने मन में ये बात ठान ली कि आज के बाद मैं किसी भी मुश्किल घड़ी से घबराऊंगा नहीं और अपने सारे काम, अपनी सारी मुश्किलों से बाहर निकलूंगा। तो आज की मेरी कहानी, जिससे कि हमें शिक्षा मिली, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आशा है आप सबको पसंद आई होगी। बहुत सुंदर शिमू जी, बहुत सुंदर। आज कहानी की बहुत जरूरत है हम सभी को। मैम। हाँ जी, और बिल्कुल सही कहा सीमा जी। और मेरा ये मानना है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। हम बड़े कई बार हार जाते हैं अपने सामने इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें देख के, लेकिन जब बच्चों का हौसला देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच बात है, मुझे 2 लाइन कहने की इजाजत दीजिए। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ, निशा जी और शीनू जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी शिक्षक के बारे में। पहली बात, हम डेफिनेशन चेंज करते हैं इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल।
बिल्कुल ठीक है, क्या किया था, पेन में डाल दी? बिल्कुल ठीक शिक्षक है। में 3 अक्षर है मैम, शी, श, क। तो शी का अर्थ है शिखर पर चढ़ना है घर तुझे, शिखर पर चढ़ना है घर तुझे। श, क्षमता अपने कार्य की, क्षमता अपने कार्य की। क, कर्म रूपी तेल से, कर्म रूपी तेल से जलाता चल, जलाता चल, मुस्कुराता चल, मुस्कुराता चल। धन्यवाद। बहुत अच्छे बिल्कुल ठीक शिक्षक कहा की कोई मैम बात है, आपने। आपने बहुत अच्छी बताई। आपने बहुत अच्छा बताया मैम। बहुत लेकिन जो मैंने शिक्षा की अव्यवस्था सरकारी स्कूलों में देखी है, मैंने उस पर ये लिखी है। प्राइवेट स्कूलों में तो टीचर को खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, इससे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हाँ जी जी, आपकी बात पे ये कहना चाहूंगी कि ये जो आपने अभी सुनाया था, मैं 2 दिन पहले ही इस तरह की अव्यवस्था वो जो है उससे अभी रूबरू होके आई हूँ। मेरी 2-3 फ्रेंड्स जो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में है, वो इसी तरह की चर्चाएं करती रहती हैं। बिल्कुल आपने 100% सही उसका पिक्चर हमारे सामने खोल नहीं मैम, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ सुदेश आप बोलिए। मैं ये आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी वसुधा जी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैंने खुद ही कहा, आप बोलिए, मेरे को पता है। निशा जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अभी आपको शिक्षक की जो डेफिनेशन बताई है जिसने, वो और मैं, हम दोनों भी सरकारी विद्यालय में ही हैं, और हमें आज तक ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं मिली। अगर बाई चांस सरकार की तरफ से थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, तो मैं अपने विद्यालय ही नहीं, मेरे सराउंडिंग में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, वो सभी शिक्षक जो हैं, शिक्षक वर्ग सारे के सारे, मैक्सिमम, सारे के सारे नहीं, मैक्सिमम कहूंगी, वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि सरकार की बनाई उस व्यवस्था में छात्रों का अहित ना हो। तो हो सकता है आपको कहीं प्रांत विशेष में ऐसी परेशानी देखने को मिली होगी। मैम एक्सेप्शनल सभी जगह होते हैं, अव्यवस्थाएं हर डिपार्टमेंट में होती हैं, ऐसा नहीं है कि काली शिक्षा ही है। और क्योंकि क्या है कि ये नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है कि जो सरकारी तंत्र की जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। जी जी, जैसे अभी हम एक बात करते हैं कि जब भी कोई बीमार होता है तो हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भागते हैं और वहां लगता है कि वहां हमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब सिचुएशन बिल्कुल बस्ट हो जाती है तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल फिर उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर देता है कि जी आप वहां जाइए। और फिर वही जो बीमार व्यक्ति होता है वो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज पाके वो ठीक हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब समाज में हम चारों तरफ जो देखते हैं वही नरेशन बनता है। हमने वो अव्यवस्थाएं देखी हैं, हमने वो अव्यवस्थाएं झेली हैं, इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर देहरादून की मैं बात कर रही हूँ तो देहरादून के सारे स्कूल ऐसे हैं, नहीं, लेकिन सिटी बोर्ड के जो स्कूल हैं उनमें मैंने देखा है कि जो संस्कार केंद्र में 5वीं क्लास में जो बच्चा आता है वो अब नहीं पढ़ पाता है। मात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, अ ब स ब ये नहीं लिख पाता है। तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं कोई टीचर तो जिम्मेदार है कि वो नर्सरी केजी से लेके 5th तक बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं दे पाया। सिर्फ अक्षर ज्ञान की बात कर रही हूँ भाई साहब। मैम निशा जी सॉरी, ये मैं माफी मांगना चाहती हूँ, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और इस विषय पे हम एक वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो सब लोग अपने विचार उसमें जरूर प्रकट करें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ भी लिखते हैं वो समाज के चारों तरफ जो हमें दिखता है हम उस पर ही लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, गुलदेश ने प्रेजेंट कर दिया क्या? नरेंद्र गर्ग जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। नरेंद्र गर्ग जी। हाँ जी, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। आप उन लोगों को मंच दे रहे हो जिनको कोई मंच नहीं मिलता है, और सक्सेस भी हो रहा। आवाज आ रही है मैम? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है मैम, तो बड़ी खुशी है इस बात की। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं नरेंद्र गर्ग पानीपत हरियाणा से। जैसे वो मैम ने अपना लंबा परिचय दिया, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ मैम, और युवा क्लब से जुड़ा हूँ,
मीडिया क्लब से जुड़ा हूँ। और एक हमारी सर मैम जी जी आ रही है आवाज सर। आ रही है सर? जी जी आ रही है। अच्छा, एक हमारी दादा लक्ष्मी चंद कला विकास मंच है मैम, जो हम हरियाणवी को प्रस्थान कर रहे हैं, हर चीज हरियाणा के लिए। दादा लक्ष्मी चंद बड़े पुराने कवि हुए हैं, शायद आपको मालूम ही होगा जी। तो उसका मैं महासचिव हूँ मैम, मुझे ये जिम्मेदारी है। मैंने पूरा प्रचार आपको कलम में किया, हमारी मीटिंग थी, बड़े खुश हुए। ठीक है जी। और आज मैं आपको एक अपनी छोटी सी पोएम सुनाना चाहता हूँ मैम, भ्रूण हत्या पर। प्रधानमंत्री जी जब पानीपत आए थे तो उन्होंने यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज 21वीं सदी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़की के जन्म को अभिशाप मानते हैं। उन घरों में माँ अपनी बच्ची से कैसे बात करती है, सुनते हैं मेरी कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है माँ की नवजात शिशु से बात। माँ की नवजात शिशु से बात। सास बोली, अरे कल मुही बेटी को जन्म दे डाला, तूने हमारा नसीब फोड़ डाला। अरे कल मुही बेटी को जन्म दे डाला, तूने हमारा नसीब फोड़ डाला। सास के कटु वचन सुनते सुनते, सास के कटु वचन सुनते सुनते माँ ने बेटी को निहारा। बोली क्यों पैदा हो गई, बोली क्यों पैदा हो गई इस कपटी संसार में, कदम कदम पर मिलेगी ठोकर पुरुषों के बाजार में। गुण भी तेरे दोष बन जाएंगे, गुण भी तेरे दोष बन जाएंगे, जुल्मी तुझ पर जुल्म ढाएंगे। जब तू बड़ी हो जाएगी, जब तू बड़ी हो जाएगी, दुल्हन बनेगी ससुराल जाएगी। फिर अगर ऐसा हो गया, फिर अगर ऐसा हो गया, तूने भी बेटी को जन्म दिया, फिर से कटु आवाजें आएंगी, तानों की आग जलेगी, तू फिर शायद जीवित ही मर जाएगी, तू फिर शायद जीवित ही मर जाएगी। कैसे मैं चाहूं, कैसे मैं चाहूं तू भी वो दुख सहे जो मैंने सहे हैं। मैंने तो आंसुओं के घूंट पिए हैं, जुल्म सहा है होठ सिए हैं, वेदना ही वेदना झेली है जीवन में, बहार भी नहीं आई सावन में। कैसे मैं चाहूं तू भी वो दुख सहे, होठों पर मुस्कान लिए कांटों पर रहे। मैंने तो आंसुओं के घूंट पिए हैं, जुल्म सहा है होठ सिए हैं। कैसे मैं चाहूं क्यों तुझ पर वो अत्याचार हो, क्यों तुझ पर वो अत्याचार हो जो मुझ पर हुए हैं, क्यों तुझ पर वो जुल्म हो जो मुझ पर हुए हैं। आजा मेरी गोद में, आजा मेरी गोद में, मेरी बाहों में आजा, आजा मैं तुझे मुक्त कर दूं, गला घोट तेरा तुझे मोक्ष भर दूं, गला घोट तेरा तुझे मोक्ष भर दूं। अरे हाय, अरे हाय, ये मुझे क्या हुआ, क्यों मन डरा। मेरी पुत्री, मेरे नैनों की ज्योति है तू, जान मेरी काहे को रोती है तू, जान मेरी काहे को रोती है तू। तुझे नहीं मारूंगी, तुझे नहीं मारूंगी, जिंदा रखूंगी, जिंदगी का तुझे वरदान भरूंगी। और मैम ये लाइनें जरा ध्यान से सुनने की है। तुझे नहीं मारूंगी, जीवित रखूंगी, पर तू मेरे जैसी कभी न बनना, पर तू मेरे जैसी कभी न बनना। ना जुल्म सहना, सॉरी, ना जुल्म सहना, नहीं चुप रहना, जुल्मियों के हाथ कभी उठने न देना, शोषणों के कदम आगे बढ़ने न देना। हर कठिन जगह पर चलकर दिखाना होगा, हर मंजिल को तुझे पाकर दिखाना होगा। भगवान हुआ था धन्य, ये लाइनें में कह रहा था मैम, भगवान हुआ था धन्य जिस दिन बनाया तुझको, असीम शक्ति संजोकर धरती पे लाया तुझको। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बेटियों को कोख में मार रहे हैं। भगवान हुआ था धन्य जिस दिन बनाया तुझको, असीम शक्ति संजोकर धरती पे लाया तुझको। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब जीना है अगर, अपनी छोटी सी बच्ची को कह रही है, जीना है अगर तो लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा, जीना है अगर तो लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा, जुल्मी अत्याचारी का दमन करना ही पड़ेगा, वरना तू मेरी तरह रोती रह जाएगी, वरना तू मेरी तरह रोती रह जाएगी, होठ सीकर आंसू पीती रह जाएगी। तूने
तूने अगर निडर न बन दिखाया, तूने अगर निडर न बन दिखाया, फिर किसी बेटी की मौत हो जाएगी, फिर किसी बेटी की मौत हो जाएगी, क्या फिर बात किसी है, बेटी की मौत हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक और संदेशात्मक आपकी रचना, बहुत मैम अब खूबसूरत। देखो आप सारा प्रोग्राम, अब देखो अब महिलाएं चला रही हैं, कितना सुंदर प्रोग्राम। किशन कुमार जी भी हैं, लेकिन देखो कितना आपने संभाला हुआ है, कितना लोगों को वो मिल रहा है अभी आपसे, आपको देखने के बाद। तो फिर क्यों हम कोख में मार रहे हैं बच्ची को, और देखो कैसा अत्याचार हो रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बहुत सुनाया सुंदर, सर। बहुत अच्छे धन्यवाद, से आपने किया है। धन्यवाद जी, कृष्ण कुमार जी का भी धन्यवाद। आजकल की माएँ इतनी सबल वैसे हो गई हैं, मतलब मैं अपनी अगर जनरेशन की बात करूं कि माएँ इतनी सबल हो गई हैं कि वो चाहती हैं कि, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों में भेदभाव करती होंगी। नहीं नहीं, कोई नहीं करती भेदभाव, आजकल माएँ नहीं करती, लेकिन जो ये सही लिखा ये भाई बहुत बहुत अच्छा लिखा सर, एकदम कहते हैं ना वो हृदय स्पर्शी एक वर्ड है, अभी अभी मैंने हाल ही में सीखा है, दिल को छू गया। अच्छा जी। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, खराब क्या मतलब बहुत ही खराब है, लेकिन मैं संस्कार भारती में जब से आई हूँ तब से थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो शब्दों का चुनाव हो सकता है गलत हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग। नहीं बहुत और अच्छी। आगे के संचालन के लिए मैं वसुधा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हाँ, तो धन्यवाद सीमा। इसके बाद धन्यवाद। हमें जो नाम दिखाई दे रहा है, ओप्पो नाम दिखाई दे रहा है कोई। ओप्पो नाम से किसी ने कुछ ज्वाइन कर रखा हो, OPPO। अन्यथा क्योंकि काफी बच्चे जो पहले जुड़े हुए थे, मैंने नाम आते ही नोट किए थे। रागिनी, यदि रागिनी मेरी आवाज सुन रही हो, रागिनी देखें आपके नाम के अनुरूप हम क्या तो कोई भी नहीं है। देखते हैं। नव्या, नव्या यहाँ पे जुड़ी हुई है, नव्या स्वरचित कथा। नव्या जी हम कर देंगे। नव्या वीडियो बेटा अपना वीडियो ऑन कीजिए। नमस्ते और आप वीडियो ऑन करो बच्चे। करती हूँ मैम। ये गुलदेश तो तब तक हम गुलदेश से बुलवा लें नव्या। हाँ जी बिल्कुल। हाँ गुलदेश बोलिए बेटा, आप अभी स्क्रीन पे आए थे वीडियो ऑन करके। गुलदेश जी की भी लघु कथा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, उन्होंने पुनः बंद कर दिया है। दिख रही हूँ आपको, ऑनलाइन हो मैं दिख रही हूँ आपको। नव्या आप प्रस्तुति दें। हाँ दिख रहे हो आप, बहुत क्यूट से छोटे से बच्चे, प्यारे से। नमस्ते बोलो। नमस्ते मैम। मेरा नाम नव्या है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ और मैं आप सबके सामने अपनी एक खुद की बनाई हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है क्या नाम है आगे? वफादार कुत्ता। अच्छा। किसी समय की बात है, एक घर में एक बच्चा रहता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुत्ता पालना है। उसकी माँ ने उसे कहा, नहीं बेटा कुत्ता मत पालो, पर वो अपनी जिद पे अड़ा रहा और फिर उसके माता पिता को उसकी जिद माननी पड़ी। फिर उन्होंने एक कुत्ता पाला। उन्होंने उसका नाम भी रखा। उन्होंने उसका नाम रखा मोती और लड़के का नाम था जैतू। तो जैतू ने कुत्ता पाला और वो कुत्ते को साफ कपड़े पे बैठाता था, रोटी खिलाता था और घुमाने ले जाता था। उसे बहुत और उसके साथ खेलता था। उसे वो बहुत अच्छा लगता था कुत्ता, और कुत्ता उससे भी बहुत प्यार करता था। एक दिन जब सब लोग रात को सोए थे तो एक बड़ा सा चोर घर में आ घुसा। तो कुत्ते को उसकी आहट लग गई तो वो कुत्ता भौंकने लगा है और उसके पाँव में काट लिया। तो चोर चीख निकल गई, सब उठ गए। तो उन सब ने चोरों
चोर को पकड़ लिया। उसके साथ 4-5 चोर भी थे। फिर उन्होंने पुलिस को फोन करके उनके हवाले कर दिया। तब पता चला कि वह चोर बहुत बड़ा चोर था। वह कभी पकड़ा नहीं गया था और सबके घर में आराम से चोरी आया होता था। तो उस तरह से उसके माता पिता और बच्चा रहने लगे एक साथ खुशी खुशी। और माता पिता ने कहा, शाबाश बेटा, तुम्हें चोर को भगा दिया। तो फिर और ये भी कहा कि आज अगर तुम्हारा दोस्त मोती नहीं होता तो हमारे घर में चोरी हो जाती। फिर वो लोग मोती से खूब प्यार करने लगे, जीवन से भी ज्यादा, और साथ साथ मिलजुल के रहने लगे खुशी खुशी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को हमें दुबला या पतला नहीं और कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। कोई ना कोई चीज तो काम में आती है। धन्यवाद। क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा नव्या, बहुत बढ़िया नव्या, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद गुलदेश जी, आपने 2-3 बार ऑन किया। अगर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। यस मैम। करिए मैम तुमने युक्ति का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके धोते और यूनम ने राजा को मुँह लाया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होने मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी सच्ची, राजा ने कहा, माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, हाँ। राजा शकुनी के गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से घड़ी ले यार करेंगे। बोल देती थी। और गंगा से अरे घड़ी में हाथ में आई थी, पता नहीं कहाँ चले गए। चले यहाँ से, स्कूल में खोई है, घर पे खुल गया। उनको जीवन नहीं दिया। के पैदा होते ही सीमा मैम, बाकियों को म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस। धारा में फेंक दिया, फेंक देती थी और फिर हिलाती मुस्कुराती राजा शकुनी के महल में आ जाती थी। अजत्र सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शकुनी चकरी रह जाती। उनके वैसे और शोभ का बराबर न रहता। शकुनी वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसकर रहा जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इस भक्ति नहीं की धारा में वह दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो से न रहा गया। बोली, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकरन ही क्यों मर दिया। टाइम हो गया। डन हो गया। यस मैम। वसुधा जी,
आपका म्यूट है। हाँ ओके, हाँ जी। अब हमारे पास एक ही जना नजर आ रहा है, आकांक्षा। एंड दीपिका गर्ग भी। हाँ, एंड दीपिका गर्ग। मुझे लगा कहीं वो नरेंद्र गर्ग जी तो नहीं है। नहीं, दीपिका गर्ग। दीपिका जी ओके। आकांक्षा बेटा अनम्यूट करो। आकांक्षा नमस्ते। हाँ मैम नमस्ते। वीडियो ऑन करो। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। आपकी पोएम हो गई है आकांक्षा? जी मैम। मैम अच्छा, पहले हम आपको परिचय देंगे। दीजिए परिचय दीजिए। मेरा नाम आकांक्षा है, मेरे पापा का नाम परशुराम है, मेरी मम्मी का नाम रेखा है। धन्यवाद, बहुत बहुत। आप कविता सुना दीजिए। 11th क्लास में, 12th में। रो पेड़ जब चोट लगकर आपको वक्त तब याद आई, जल गई जब दिल ऐसा हंसती उसको वक्त तब याद आई, जब तालक में था तालाब तब तक ऐसा नहीं था, मैं भी आपके पास खड़ा हूँ, कर गया जब दिल को पागल, आपको वक्त तब याद आई, रो पेड़ जब तब चोट खाकर आप उनको वक्त तब याद आई, मैं खड़ा तब तो रो पर ध्यान नहीं अपना, ख्वाबों पर वो बकट रही, अपने खूबसूरत पर मैं जल रहा हूँ। आपकी इस कोशिश के लिए ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास दीपिका गर्ग जी, आप आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। प्रस्तुत कीजिए अपनी स्वरचित काव्य। कहानी के लिए है ना मैम? नमस्कार। आप वो ही कर दीजिए मैम। नमस्कार। मुझको स्वागत है आदरणीय कृष्ण कुमार शर्मा जी को मेरा नमस्कार। और ये अन्य अवसर दिया मंच पे अपनी देने का। और मैं बता दूं, मैं एक शिक्षिका हूँ और महोबा उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हूँ। महोबा जो पान की खेती के लिए संसार में प्रसिद्ध है, आला उदल की नगरी वीर भूमि है और यहाँ के बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं। लेकिन मुझे लेखन का शौक तो बहुत पहले से था। बच्चों के लिए कुछ साहित्य लिख रही हूँ, पहेलियां, बाल कविताएं, कहानियां। तो बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से मैंने कहानी लिखी है। हो सकता है आपने इससे मिलती जुलती कहानी पढ़ी भी हो, कई बार हम देखते हैं। तो एक बार की बात है, एक दंपत्ति थे, पति पत्नी, जो बहुत शिक्षित थे और बड़े अच्छे से रहते थे। जो पति था वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी जो पत्नी थी वह एक पढ़ी लिखी महिला थी और घर चलाती थी अच्छे से। और उसका एक बेटा था जो बहुत ही नटखट चंचल था। और जैसे बच्चे होते हैं, कभी कभी अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं और अपने मन की करते हैं। तो उसकी माँ बहुत समझदार थी, हमेशा उसे पढ़ती सिखाती, अच्छी बातें सिखाती कि कैसे क्या करें। वर्तमान में भी चल रहा है कि बच्चों को स्वच्छता का, सतर्कता का, सावधानी का पाठ पढ़ाना जरूरी है। लेकिन वो बच्चा बहुत चंचल था और बात नहीं मानता था। उसकी माँ बोलती कि ऐसे काम मत करो जिससे चोट लग जाए, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो उसको कई बार चोट भी लगती, झगड़ा भी करता, लेकिन उसकी आदतों में सुधार नहीं होता था। और उसकी माँ उसे ज्यादा जोर नहीं देती थी कि इकलौता बच्चा है तो क्यों उसको, आजकल कोई मारता नहीं है तो उसको मारते पीटते नहीं थी। अब उसकी आदत धीरे धीरे थोड़ी और बिगड़ने लगी। अब वो बच्चों से मतलब चीजें साझा शेयर करने लगा, बिना बताए माँ को चला जाता खेल ले, इस तरह से। तो एक दिन एक वाकया हुआ कि जब वह खेल रहा था कॉलोनी में बाहर, तो एक सज्जन आए जिसे वो जानता नहीं था अच्छे से। और उन्होंने उस लड़के से कहा, उस लड़के का नाम था मोहित, कि क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? उसने कहा हाँ मुझे बहुत चॉकलेट पसंद है। तो जो अंकल था वो अपराधी किस्म का, उसने अच्छी सी चॉकलेट्स निकाली अपने बैग में से
और उस बच्चे मोहित को दी। उसने कहा मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट और तुम जितनी चाहो मुझसे मिल सकते हो और तुम मेरे साथ चलो। तो वो अपनी माँ की सारी बातें भूल गया जो उसने समझाई थी कि अनजान लोगों से कुछ नहीं लेते, और वह इसके लालच में आ गया और उसने वो चॉकलेट ले ली और वो अनजान अंकल के साथ चला गया। और वह कोई अंकल नहीं थे, उसके परिचित के नहीं थे। उन्होंने उसे बहला फुसलाकर एक दूर सुनसान जगह पर और सुनसान जगह पर ले जाकर जब जहाँ पे बस्ती नहीं थी वहां से उन्होंने उस लड़के को एक कमरे में रख के बांध दिया और वहां से एक फोन लगाया उसकी माँ को घर पे कि आपका बच्चा हमारे पास है, और चूंकि उन लोगों को पता था कि ये पैसे दे सकते हैं बहुत सारे, तो आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए और फिर मैं आपके बच्चे को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं आपके बच्चे को मार डालूंगा, इस तरह से। और एक बात और धमकी दी कि अगर तुमने ये बात पुलिस को कही तो फिर तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। लेकिन वो पढ़ी लिखी थी तो उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं होती हैं कि हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो उसकी माँ ने बिना 1 सेकंड की देर हुए तुरंत पुलिस को फोन लगाया और अपना ये जो घटना हुई उसको बताया, और तुरंत उसने अपने पति को फोन लगाया। उसके पति तुरंत ऑफिस घर आए और पुलिस सतर्क रहती है, पुलिस पर भी विश्वास किया उन्होंने, और पुलिस ने तुरंत सर्विलांस से वो नंबर ट्रैक किया और उस नंबर को जैसे ही ट्रैक किया तो वो उसी शहर की 5 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर उस बस्ती में वो नंबर ट्रैक हो गया और तुरंत पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई और उस बच्चे को कुछ ही घंटों में उस बच्चे को प्राप्त कर लिया गया, बरामद कर लिया गया। और उन जो वो बदमाश थे उन टीम का वो लोग मिलकर अपहरण करते हैं, फिरौती मंगाते हैं। इस तरह से उस शहर में जो पहले भी जो अपहरण की घटनाएं होती थी उनका भी पता चल गया और उस बच्चे को बहुत बड़ी सीख मिल गई, क्योंकि उन 3-4 घंटों में प्रताड़ना उसको मिली, उन लोगों ने दी, उसे खाने नहीं दिया, पीटा मारा, तो उसे अब हर एक बात अपनी की याद आ रही थी कि कैसे मेरी माँ समझाती थी कि अजनबी लोगों से बात नहीं करना, अजनबी लोगों की चीजें नहीं लेना है, और जो भी कार्य करना अपनी माँ से पिता से बता के करना चाहिए। तो इस तरह से उसे मन ही मन रोता जा रहा था वो बच्चा, और मन ही मन सोच रहा था कि अगर अब मैं घर जाऊंगा तो अपनी माँ से माफी मांगूंगा और कभी ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे मुझे और मेरी माँ को कष्ट हो। उधर उसकी माँ भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान सब कुछ कुशल हो, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। और जब वहां पहुंच गए उस बच्चे को उसकी के माफी मांगी, माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी आपकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा, खाऊंगा खूब पढ़ूंगा, रोते हुए से माफ कर दिया और गले से लगा लिया। इस तरह से एक शिक्षा मिली, बड़ी दुखद तरीके से मिली, लेकिन उसको एक जीवन भर के लिए शिक्षा मिल गई और उन बच्चों को भी मिल गई जिन्होंने इस घटना का साक्षी बने। तो इस तरह से इस कहानी को मैं विराम देती हूँ और ये कहानी बच्चों को एक सतर्कता के लिए मैंने रची थी। धन्यवाद। बहुत अच्छे दीपिका जी, कहानी से जितने भी बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे उपस्थित हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो इससे कहानी से शिक्षा लेंगे और किसी भी अनजाने हाथों से, अनजाने चेहरे से कुछ भी नहीं लेंगे। वैसे भी समय बहुत खराब चल रहा है, तो इसी के साथ हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर रमनीक शर्मा जी। डॉक्टर रमनीक शर्मा जी, यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं और अपनी स्वरचित कथा प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है संस्कार भारती में। धन्यवाद आप सभी का मुझे अवसर देने के लिए। तो मेरी स्वरचित रचना आपके समक्ष, मेरी रचना का शीर्षक है सरकार का हाथ। बरखुरदार, तुम अब आ रहे हो? रमा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पिताजी ने पूछा। तो अमन मुस्कुराता हुआ पिताजी के पांव छूकर माँ का आशीर्वाद लेने आगे बढ़ गए। पिताजी पक्के कांग्रेस के समर्थक माँ सहित, और जनसंघ की सरकार ऊपर से तुर्रा ये कि चाचा का केस अटका पड़ा था अदालत में, तारीखें पड़ती जाती थी, नतीजा वही ढाक के 3 पार। विरोधी जनसंघ, ये उस समय की बात का जिक्र है जब जनता पार्टी के बजाय जनसंघ की सरकारें हुआ करती थी। जनसंघ की पार्टी के सदस्य का दूर का रिश्तेदार था विरोधी,
अमन का तबादला लखनऊ से इलाहाबाद का हुआ तो रमा भी अमन के साथ इलाहाबाद मायके के शहर में आने की खुशी के साथ साथ चली आई। आते ही पहले पिताजी से मिलने चले आए। माँ पिताजी के पास छोड़कर बच्चों को कोर्ट के काम से चले गए। सुबह से शाम हो गई। अब हम सबके साथ साथ अमन भी जलपान ग्रहण कर रहे थे। पिताजी को उत्सुकता हो आई। पूछा, चाचा के केस में अब आगे क्या चल रहा है? रमा खोई हुई थी, मन में सोचती हुई कि सुबह से याद नहीं आया कि मंदिर जाना था, राधा अष्टमी है, वैसे भी रोहन का रिजल्ट आने वाला था। माँ को साथ लेकर रमा जैसे ही घर से निकली, मोड़ पर बैठे भिखारी को 10 रुपए देकर वो आगे बढ़ गई। रोहन पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेधावी तो नहीं था, परंतु इस बार तो पेपरों के नजदीक उसको टाइफाइड हो गया। मन ही मन भगवान से मन्नतें मांगती हुई मंदिर की ओर बढ़ गई। मोड़ पर ताश खेलते लोगों के झुंड में किसी राजनीतिक मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। उनमें से एक बोला, उसका ध्यान बटा, उनमें से एक बोला, जिसके सिर पर सरकार का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? राधा और कृष्ण में के मन के प्रति मन में आस्था रखने वाली रमा मन ही मन सोचने लगी कि मेरे सिर पर अगर मेरे परमात्मा का हाथ है तो मेरा भी कोई क्या बिगाड़ सकता है? मेरा बच्चा जरूर पास होगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। इधर विधायक जी के साथ रमा के पिता की दाग कटी रोटी थी, तो उनको लगा केस जीत ही जाएंगे। और उसी क्षण सामने से आती हुई कार से उसकी माँ टकरा गई। रमा माँ की हालत देखकर होशआवाज खो बैठी। लोगों ने मिलजुल कर अस्पताल पहुंचाया। पिताजी और रोहन भी सीधे वहीं पहुंचे। धीरे धीरे माँ होश में आई। पूरा डॉक्टरी चेकअप, मेडिकल किया गया, एक्सरे हुए। देखा कि बहुत कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी माँ को कुछ गहरी चोट नहीं आई थी। कुछ पाँव में एक फ्रैक्चर था। क्योंकि अमन सूचना पाकर सीधे कोर्ट से आए थे तो किसी को बता ही नहीं पाए कि कोर्ट केस चाचा के हक में गया है। लखनऊ में आते ही पहला केस, और वो भी अपने घर के ही मुवक्किल का। जीत जाने की खुशी में जीत जाहिर भी नहीं कर पाए। और उधर रमा मंदिर जाकर भगवान से मन्नत मांगने भी नहीं जा पा रही थी। डर और घबराहट के मारे बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जिस तरह से दुर्घटना घटी, कोई सोच ही नहीं सकता था कि माँ की हालत कितनी ही गंभीर रही होगी। माँ के सर पर बड़ा सा घूमड़ उभर आया, सर दर्द से फटा जा रहा था। MRI, CT स्कैन करवाए गए, चोटें बहुत सारी थी। डॉक्टर समीप चौधरी जैसे ही बाहर आए, सब रिपोर्ट जानने के लिए उत्सुक थे। डॉक्टर गंभीर किंतु सधी हुई आवाज में बोले, अंदरूनी चोटें कम है, टांग में फ्रैक्चर है, प्लास्टर लगा दिया है। जो हल्की फुल्की चोटें दिखाई दे रही हैं, वे भी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। भगवान का शुक्र है कोई गहरी चोट नहीं आई है। और रमा फिर से पेड़ तले ताश खेलते लोगों के शब्दों में खो गई। जिसके सर पर सरकार का हाथ हो उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके सर पर उस परम पिता परमात्मा का हाथ हो उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद सभी का। सीमा जी, अब और कोई प्रतिभागी मुझे नजर नहीं आ रहा है। चालू बा। वसुधा आदरणीय, भट्टाचार्य क्या कविता का भी आज ही है? मेरी काव्य में है, कविता थी, कविता तो वो मैं कल प्रस्तुत करूंगी। आज नहीं करोगे? नहीं, आज ये तो लघु कथा चल रहा है ना, काव्य का कल है। आप कथा में लिख गए मेरा। ओके, तो यहीं पर हम प्रोग्राम को विराम दें। आज आप सुना दीजिए, कल फिर सुना दीजिए। आज ही सुना दीजिए। आप सुना दीजिए सर। पूछ ले कितना माल लेवे के बाद, कहीं जाके जो भुला मत। रमनीक जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं अंबाला से हूँ, हरियाणा से। जी, अच्छा, बहुत अच्छा सुना। काफी लोग हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं, मतलब आते जा रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं। जी आदरणीय।
जी वसुधा जी। हाँ चलिए, मैं एक काम करती हूँ, ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आप लोगों की कथाएं सुनते सुनते एक छोटी सी घटना सचमुच की याद आ गई है जी। ये नांगलोई की घटना है और इवनिंग शिफ्ट के स्कूल की। वो एक कथा के रूप में बाद में ये बहुत फेमस हो गई थी। सोटियां खाई हैं हमने भी बहुत। जब हम बचपन में छोटे थे, विद्यार्थी जीवन में विद्यालय जाते थे, अगर शिक्षक या शिक्षिका ने हमें घूरा डांटा तो हम उससे समझ जाते थे। चोटियां पड़ती थी, घर में आके डर से कुछ ना बताते थे कि अगर पता लगा शिक्षक या शिक्षिका ने हमें डांटा है या पीटा है तो घर से भी मार पड़े। उसी मार का शायद नतीजा है आज मैं गर्व से अपने आप को लेक्चरर कहती हूँ कि यस, मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। मैंने प्राइवेट स्कूल में भी जॉब किया, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी जॉब किया और केवल मात्र 2 वर्ष मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, बाकी मेरी एडेड स्कूल में से एजुकेशन। तब मैंने वहां पर देखा कि शिक्षिकाएं किस तरह से जूझ रही थी। 1 रूम फैमिली के बच्चों को भी जो समय से पहले उम्र से बड़े हो गए थे अपनी व्यथाएं सुनाते थे तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, बहुत आंसू आते थे। उन लड़कियों को मैंने हृदय से लगाया, उन्हें कर्म क्षेत्र में जुटना सिखाया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। पहले हम आंख के इशारे से सब बात समझ जाते थे, अब बच्चों की आंख से डरते हैं। उसी को धारण करते हुए संस्कृत के एक अध्यापक कक्षा में आए। आते ही उन्होंने, जैसे आदत होती है शिक्षक या शिक्षिका की, किसने गृह कार्य किया किसने नहीं किया, अपनी उत्तर पुस्तिकाएं यहाँ पर रखी। फर्क है प्राइवेट शिक्षा में और सरकारी शिक्षा में। वहां पे मक्खन जाता है तो हम छाछ में से मक्खन निकालते हैं। उस शिक्षक ने, संस्कृत के विद्वान शिक्षक ने अंदर कक्षा में प्रवेश किया। कुछ सम्मान के साथ खड़े हुए, कुछ जबरदस्ती खड़े हुए और कुछ भी बैठे रहे। शिक्षक ने देखा, नजरअंदाज किया। आज वो मान्यवर रिटायर हो चुके हैं, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो उन्होंने घुसकर ये कहा कि जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो अपनी डेस्क के ऊपर रख दीजिए, अपनी कॉपी की जांच करो। उसके बाद कुछ बच्चों ने बेशर्मी के साथ जवाब दिया, कुछ दिया, वो शब्द नहीं, बस संक्षिप्त में समझिए। तो शिक्षक ने जैसे करते थे, हाथ आगे पड़ता था, केनिंग पड़ती थी, तो उन्होंने किया। तो तुरंत उसने बाहर जाके दरवाजा पीटते हुए वो प्रिंसिपल रूम में 10-12 लड़कों के साथ घुस गया। प्रधानाचार्य जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटे गुरु हैं, गुरु गोविंद दो ही खड़ो काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। नहीं, उसने कहा इस गुरु को हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा हम इसके ऊपर, आप समझ, हम इन्हें दंडित करवाएंगे कि इन्होंने कैसे करा। वो उनके पास गए और उनका शायद 1 महीने बाद ही रिटायरमेंट थी, कोई कहते हैं 1 दिन बाद थी या 1 महीने बाद थी। तो मैं उनकी कर्मठता देखकर हैरान थी कि वो अभी तक लगे हुए थे। प्रिंसिपल महोदय को समझ नहीं आया, वो प्रिंसिपल महोदय हाथ जोड़कर घुटने टेक कर बैठ गए कि आप मेरे माननीय सम्माननीय हैं, लेकिन आप रिटायर, एक इज्जत सम्मान के साथ जाइए, चार्जशीट लेकर मत जाइए, आप इससे माफी मांग लीजिए। उन्होंने कहा मैं किसके से माफी मांगू? शर्म से तार तार हुई, हमारी शिक्षा बिल्कुल बेकार हुई, बेजार हुई। परंतु उस ईश्वर को भी मंजूर नहीं था। जब वो कक्षा में गए, सिर झुकाकर बैठे और वो सोच रहे थे मैं आगे क्या करूं। वो वहां पर बैठे और वो बच्चा जब आया, आप शायद सोचेंगे वसुधा ऐसे ही कह रही है, लेकिन मैंने आंखों घटित घटना देखी है, हमने देखी है। वो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल थे, कुछ प्रकृति के उससे वो दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वो उस बच्चे के मुंह पे जाके लगे, वो पीछे जाके गिरा। किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। किसी जितना भी अध्यापक समूहगण खड़ा था या जो अन्य शिक्षार्थी खड़े थे,
वो भी सिर्फ झुका के खड़े थे, उन्होंने भी उस बच्चे को समझाने की कोशिश की थी। और उसके बाद जब गए तो वो अध्यापक महोदय संस्कृत के विज्ञान डेस्क पे सिर्फ झुकाए बैठे थे, और जब उन्हें हिलाया तो वो मुक्ति को प्राप्त हो चुके थे। तो बताइए कहाँ है शिक्षा, कहाँ है क्या? तो शिक्षा, इसीलिए मैं कहती हूँ शिखर पर चढ़ना है गति से, तो चमता अपने कार्य की कर्म की तेल से, चलाता चल मुस्कुराता चल। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सीमा जी। मैम कोई बच्चा बोला? मैम मैं बोली हाँ, बोलो ज्योति। मैम मुझे भी एक कहानी सुनानी है फिर से। सुधा जी, कितने लोगों को देखो आप इंस्पायर कर रहे हो। थैंक यू सो मच। ज्योति का नाम ही है बेटा, ज्योति अपनी ज्योत प्यार की कर्म की जलाते चलो। इस वसुधा पे ही सबका जन्म हुआ है, जो भी कार्य होंगे इस वसुधा पे होंगे। ठीक है ना ज्योति? मैम मुझे ना कृष्ण जी पर कहानी सुनानी है। सुनाओ ना। सुनाइए बेटा, सुनाइए। मैम देखिए, 7 तालों का पहरा था, चारों ओर अंधेरा था, तब जन्म लिया नंदलाल ने, कंस भयभीत हो गया मारने। लेकिन जड़ बुद्धि को क्या पता था, कान्हा तो यशोदा का होने चला था। बंसी बजाता गाय चराता, गोपियों को भी खूब सताता। तंग आकर माँ ने जब हाथ उठाया, माँ को मुख से ब्रह्मांड दिखाया। राधा ने संग रस रचाया, जग को प्रेम का पाठ सिखाया। लीला चरित अनेकों अन्य गोवर्धन उठा लिया एक उंगली पर। इधर दुराचारी का अत्याचार अतम पर हो गया। अब सर्वनाश की ओर अग्रसर विवेक खत्म हो गया। तब पापी का नाश करने पहुंचा मथुराधीरा, अन्याय का अंत किया, प्रजा को दिखा आशीष। मक्खन मिश्रा खूब है, खाई मित्र सुधामा की गरीबी मिठाई। जब रण में अर्जुन डगमगाया, उसे गीत का सारा सुनाया है। प्राणी तू बस कर्म कर, बाकी सब छोड़ दे मुझ पर। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ज्योति, बहुत सुंदर। लगन को कायम रखना। मैम जल्दी बोल रही थी, इसलिए अटक रही थी मैं। सीमा जी अब आगे क्या है? बहुत सुंदर। सविता गुप्ता जी हैं साथ हमारे साथ जुड़ी है अभी। सविता गुप्ता जी। दरअसल फोन एकदम डिस्चार्ज होने लगता है अगर वीडियो ऑन करके रखो। सविता गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? एक अतुल आईफोन से मुझे दिख रहे हैं। हाँ नहीं है तो सही यहाँ पर। मैम वो मैं हूँ निशा गुप्ता, जो अतुल आईफोन से दिख रहे हैं वो निशा अतुल्य हैं। ओके ओके ओके। हाँ मेरा हो गया है आज का। हाँ जी। मैम आपको कैसे भूल सकते हैं? कल फिर मिलूंगी मैं अपनी स्वरचित काव्य के साथ। हो जाते हैं बिल्कुल, कल फिर मिलूंगी स्वरचित काव्य के साथ। लेती हूँ अभी। एक चीनू वालिया जी है, रमनीक जी है, एक निशा जी है। ये सब चेहरे एकदम मतलब फीड हो गए हैं दिमाग में। हो गए हैं। अच्छा, खुशागरा आज भी आई थी लेकिन फिर वो हो गई यहाँ से, एग्जिट कर गई वो। तो दोनों हो गए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, खुशागरा आज भी आई है। उसने अपने दोनों परफॉर्मेंस दे दिए हैं, बहुत अच्छे थे। तो कृष्ण सर का कार्यक्रम का समापन कीजिए। यस सर। अच्छा, एक ये जो हमारे कार्यक्रम है हम इनको YouTube पर भी डाल रहे हैं, उसका लिंक आपको समूह में डाल दिया जाएगा। कैसे सब्सक्राइब करें सब? आप अपने जो भी जिनको भी उनसे भेजना चाहते हैं
जिनमें दिखाना चाहते हैं, तो उनको भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जानने वाले ऐसे होंगे जो इस कार्यक्रम में नहीं जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी जो प्रस्तुति है वो देखें, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, बहुत अच्छा। ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर वो सर का नाम है कृष्णा, तो वो अपना चक्र चला दिया उन्होंने हर तरफ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बीड़ा तो किसी ना किसी को उठाना ही होता है। और वो तो वो उन्होंने आया उठाया है है ना कि एक इतनी बड़ी पहल करी है आपने कि संस्कार भारती को आप लेकर इस तरह से बढ़ रहे हैं कि एटलीस्ट बच्चे भी आगे आ रहे हैं, और जो बड़े हैं वो अपनी रचना कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि जो बच्चे जुड़े हैं उनसे वो कुछ शिक्षा ले लें। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी बात है, और हम इसके लिए आपको साधुवाद करते हैं और बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने इतना अच्छा मंच सबको दिया। मैम हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और एक परिवार बनाया आपने हमारे साथ मिलके। भाई देखिए, मेरी तो सीधी सी बात है, मैंने तो संस्कार भारती देखा तो मुझे लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए और मुझे अपने विचार कुछ रखने चाहिए और आपके विचार कुछ सुनने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ के संस्कार भारती में जाती हूँ, यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं, सविता जी उसकी वो है हरबंस कपूर जी की वाइफ, तो जो यहाँ के वो भी रहे हैं, तो इसलिए मेरा जुड़ाव है संघ से। संघ के सभी प्रकल्पों में जाती हूँ और प्रांत की महिला प्रमुख हूँ सक्षम में, तो वैसे ही जुड़ाव ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मेरा वो रहता है कि अच्छा काम करने वाले लोगों से मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एक दिशा मिले इस समाज को, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव पिछले 20 से 30 सालों के बीच में देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी संस्कृति से और अपने संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है कि सब लोग जुड़ें और इस चीज को आगे ले जाएं, बिल्कुल को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रयास है हमारा और आप सब लोग उसमें हमें साथ दे रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपके बिना यह चीजें संभव नहीं है। आप सभी, ये तो ठीक बात है, आप सभी एक दूसरे का सहयोगी किसी को दिशा और दशा दे सकता है। जी। तो सर एक मेरी बात थी जी। हेलो जी सर। हाँ जी, एक सजेशन था, अगर अच्छा लगे तो जैसे काव्य पाठ है ना सर, तो उसका विषय दिया जाए, कोई धार्मिक ही होगा या राजनीति होगा, सामाजिक होगा, अगर अच्छा लगे तो देख लेना। नहीं एक्चुअली सर, जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो हमने उसमें 4 विषय दिए थे। उसमें कहा था कि एक तो जो राष्ट्रीय कवि हैं हमारे पुराने, तो उन राष्ट्रीय कवियों की जो कविताएं हैं उनका काव्य पाठ बच्चे कर सकते हो, कि सभी बच्चे जो है वो इस बात के लिए सक्षम नहीं होते कि वह अपनी स्वरचित कल्पना से या अपनी कल्पना से रच सकें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए उनके लिए ये था कि वो राष्ट्रीय कवि जो है उनकी जो भी उनको कविताएं आती हैं वो अब सुना सकते हैं, जिसमें कुछ बच्चों ने रामदलीप सिंह दिनकर जी की कविता सुनाई थी, कुशाग्र ने वंदे मातरम सुनाया था एक। हाँ जी वो हमारे मिलने वाली है बच्ची वो। ऐसे ही फिर उसमें हमने दूसरी कैटेगरी रखी थी भक्ति रस काव्य की, तो जो भक्ति रस काव्य के हमारे कवि हैं उनकी कविताएं आप सुना सकते हैं, कविताएं सुना सकते हैं, दोहे सुना सकते हैं, छंद सुना सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमने जो वीर रस काव्य था, जो हमारा इतिहास है, उसमें अगर बीच में महोबा से जुड़ी हुई थी दीपिका गर्ग जी, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में आला उदल प्रसिद्ध है, उनकी आला गाया जाता है। झांसी की रानी पर कविता है, वो भी किसी बच्चे ने उस दिन सुनाई थी, बुंदेलो। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये आपने 4 विषय दे दिए, मान लो कि कल संडे है, भाई संडे को हम इस विषय पर कविताएं बोल लो आप, ये कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या था कि उस दिन हमने ये सोच के रखा था कि हम 2 दिन में ये सारे हमारे कार्यक्रम हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे पास प्रविष्टियां आई, जिस तरह से आप सबका मतलब हमें साथ मिला, उसके बाद ये लगा कि हाँ हमें इस कार्यक्रम को और लंबे समय तक बढ़ाना पड़ेगा। सर ये 1 हफ्ता इंतजार भी नहीं होता पूरा, अब शनिवार तक बैठे रहेंगे, देखो बताओ। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि सबके साथ कुछ ना कुछ कामों में लगे हुए हैं,
क्योंकि अभी बीच में कोरोना काल समाप्त हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। सभी के काम धंधे बंद थे, अब सब लोग अपने अपने कामों पर जाने लगे हैं, तो सब इतना टाइम नहीं दे सकते कि हाँ, ठीक रोजाना बात किया है, जा सके। ठीक बात है जी, ठीक भाई। ये चीजों को भी सीमा हमें सिंह ध्यान जी में है, सुदेश जी है, सब खूब अच्छा समय दे रहे हैं आपको। उन सब चीजों का भी ध्यान में रखना है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए 2 दिन हमने समय निकाला। आपसे मेरी व्यक्तिगत रूप से भी फोन पर चर्चा हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो ठीक सब है जी। उन सब चीजों का भी मैंने वो अपनी नृत्य नाटिका भी भेजी थी मैम को, जी सर। सीमा सिंह जी को। जी भेजी थी सर। अभी हम इसमें जब ये हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो हमारा एक विचार है कि जैसे हमारे संस्कृत के स्रोत हैं, जिसमें कनक धारा स्रोत है, राम रक्षा स्रोत है, शिव तांडव स्रोत है, और तमाम बहुत सारे हैं, महिषासुर मर्दिनी स्रोत है। तो बच्चों के लिए उसकी एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जी 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 जी, तो उनको रिसाइट कर सकें। ठीक है जी, ठीक है जी सर। इन कार्यक्रमों को पहले ये वाला हम खत्म कर लें, तो उसके बाद एक उस पर भी हम आगे। हाँ, मेरा इसमें ये सुझाव है भाई साहब कि बच्चों की प्रतियोगिता बड़ों से अलग रखिए। हाँ, क्योंकि उसमें ये है ना कि बच्चे थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं बड़ों की बात सुनने के बाद, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया बच्चों का, कभी बच्चों को बुला रहे हैं, कभी बड़े आ रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। नहीं, एक्चुअली मैम ये तो कंपटीशन नहीं है मैम, संगोष्ठी है। ये तो संगोष्ठी है तभी तो ना कि पहले बच्चों का करा दें ताकि बच्चे उत्साहित रहें एक दूसरे की बात सुनने के बाद। अगर आप हमारी लिस्ट को देखेंगे तो लिस्ट में हमने पहले बच्चों को ही रखा है। पहले बच्चों को ही रखा है। बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर बड़ों को कॉल कर लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मेरा सुझाव। ये धीरे-धीरे पिछली बार भी बच्चों को पहले रखा था इन्होंने। समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान भी तभी निकलेगा ना, जैसे जो समस्याएं हमें फेस कर रहे हैं आ रही हैं, उनका समाधान भी। सर हम डर रहे थे ना कि ऑनलाइन दिक्कत आएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, ठीक रह गया। सर आप घबरा रहे थे ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने बोला था बहुत इजी है, कोई भी एक बच्चा बता सकता है। नहीं, इसीलिए हमने जो पहले दिन देखा, हमारी प्रविष्टियां जैसे आई, जितना आपकी प्रतिक्रिया आई थी जिस हिसाब से, वो बहुत अच्छी थी और हमें बहुत खुशी मिली थी। फिर हमने समय को भी ध्यान में रखते हुए ये विचार किया था कि हम इनको अलग अलग चरण में करें। चलो चलिए, ये भी अच्छा चल रहा है। आपको आप बधाई के पात्र हो सब। नहीं, आपके सुझाव समय समय पर हमें मिलते रहेंगे तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद जनाब। सीमा जी, अब आप आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। सर अभी तो मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम कार्यक्रम की समाप्ति करें। ठीक है, तो धन्यवाद के लिए आप इतना अच्छा इतनी देर से बोल रहे हैं तो एक धन्यवाद ज्ञापन भी हो जाए आपकी तरफ से। नहीं, सुदेश जी देंगे धन्यवाद। सुदेश जी? नहीं सर, आप दीजिए आज। प्लीज आप दीजिए। ठीक है, मेरा दोनों को ही धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अभी कोई आवाज रह गया है, बिंदु, कोई बिंदु है जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? जी, बिंदु जी को बुला लीजिए। हेलो हेलो, बिंदु जी। हाँ, इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही थी काफी देर से आप लोगों की। थोड़ा वाईफाई में प्रॉब्लम था, अब थोड़ा ठीक हुआ है। ओके, वीडियो ऑन हो सकता है आपका? हाँ जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। मैंने वही कहा, मैं कहा सीमा जी अब बंद कर रही हैं, तो मैं ऐसे कैसे, मैं तो सीमा जी से कल बात कर चुकी थी। देखिए वीडियो ऑन हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। हो गया। बिंदु जी, आपका स्वागत है हमारे संस्कार भारती के मंच पर, और आप अपनी रचना के साथ प्रस्तुत कर सकती हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है सीमा जी? बहुत 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 क्लियर। अच्छा, अब मैं ईयरफोन लगाऊं या ऐसे ही बोल सकती हूँ? ऐसे ही सुनाइए। आपको आवाज आएगी? जी जी। जो मेरी कविता, जो मैंने स्वरचित रचना लिखी है, वो मैंने अपनी माँ के ऊपर लिखी है कि उनसे मेरा बंधन कैसा था। तो जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है मैं और मेरी माँ।
माँ है ईश्वर का वरदान कहते हैं सभी, पर माँ क्या होती है ये खुद जाना माँ बनकर। जब मैं खुद माँ नहीं थी तब नहीं समझती थी उसका प्रेम जो उसके बनाए खाने में था, उसका वो त्याग जब वो कहती थी मुझे जरूरत नहीं है, जब देखती थी उससे कर्तव्य निभाते हुए और अपने अधिकार छोड़ते हुए, जब देखती थी उसे छुप छुप कर रोते हुए, तब दिखती थी उसकी सहन शक्ति, जब देखती थी उसका पुराना संदूक खोलकर चीजों पर हाथ फेरते हुए, वो धरोहर थी उसकी हाथ की बनाई हुई अनगिनत चीजें। जब मैंने जन्म लिया इस दुनिया में, जब उसके जीवन मरण का सवाल था, तब भी उसने दर्द का इम्तहान देकर मुझ पर ममता लुटाई। पूरा जीवन दिया अपनी गृहस्थी को, पूरा समर्पण दिया अपने घर को, अपने रिश्तों को। सब कुछ उसे सहते देखा, पर जब कहीं मेरे साथ के लिए आया, तब मेरा साथ देखते हुए उसकी मातृ शक्ति को देखा। आज तुम नहीं हो माँ, पर तुम्हारा ही रूप बसता है मुझ में, क्योंकि आज मैं खुद एक माँ हूँ। तुम्हारी तरह मेरी भी यादों की धरोहर है, चीजों की, यादों की, खट्टे मीठे अनुभवों की, दर्द की, ममता की, समर्पण की, त्याग की और तपस्या की। तुम नहीं हो आज दुनिया में, पर माँ आज भी तुम मुझ में बसती हो आत्मा बनकर। तुम्हें समर्पित मेरी माँ, मेरी दुनिया। थैंक यू सीमा जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत हर बढ़िया बेटी response। में माँ कहीं ना कहीं बसती ही है। इस हमारी रचना ने हमें सिखाया और समझाया और सुनाया। हाँ, एक्चुअली हर होता माँ है में, कि हर माँ की आदत बेटी में कहीं ना कहीं बसती ही है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। बिल्कुल, मेरे जब ख्याल तक से इस हम बात से सब लोग अग्री करेंगे। हाँ जी, इस बात से सब लोग अग्री करेंगे। जी बिल्कुल, जरूर, जब तक बिल्कुल। हम हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी कि हर माँ की आदत जो होती है ना, वो बेटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को जरूर मिलती है। इस हाँ, बात से सब लोग अग्री करेंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल Agree. बिल्कुल। सबको नमस्ते। क्योंकि वही जब जब हम खुद माँ बनते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारी माँ से अपनी कितनी चीजें मिलती नहीं होती, हमारे विचार नहीं मिलते उनसे। हम कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो, जब खुद माँ बन जाते हैं तो पता लगता है कि भैया हमारी माँ बिल्कुल सही थी अपनी जगह के ऊपर। अब ये कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है और सुदेश जी जी धन्यवाद ज्ञापन है। नरेंद्र जी ने धन्यवाद प्रस्ताव देने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि नरेंद्र जी ने माँ की नवजात शिशु से जो बात कविता बोली थी, जो उनकी रचना थी, मर्मस्पर्शी तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही अभी बिंदु जी ने जो स्वरचित रचना बोली है अपनी, उनकी जो रचना थी मैं और मेरी माँ। माँ और बेटी का रिश्ता क्या कहूँ, उसकी कोई पहचान भी नहीं है और उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन यही पहचान एक शिक्षिका और एक छात्रा में भी होती है। मुझे खुशी है कि जिस छात्रा की मैं बात करना चाह रही हूँ वो छात्रा आज इसी मंच पर उपलब्ध है, प्रस्तुत है। 2 साल पहले मेरी नी रिप्लेसमेंट हुई थी और मैं ऊपर नहीं जा सकती थी, तो मैं नीचे ही रहती थी। मेरे हाथ में एक हाथ में स्टिक होती थी और दूसरे हाथ में मेरा रजिस्टर, मेरी बुक और मेरा एक एनसाइक्लोपीडिया जिसमें पेन से लेकर और सुई धागे तक सारी चीज उपलब्ध होती है, वो सामान होता था। यस मैम। ये मेरी शिक्षिका, सॉरी ये मेरी छात्रा, जिसे मैं शिक्षिका ही कहूंगी। ये छात्रा पहले दिन जब इसने मुझे देखा तो ये दौड़ती हुई आई। इसके अपने हाथ में भी अपनी कॉपी, अपनी बुक, अपना पेंसिल बॉक्स था। इसने उसके साथ साथ मेरा वो सामान पकड़ा, एक हाथ में सामान और दूसरे हाथ से मेरे दूसरे हाथ को थामा और कहा मैडम चलिए। बहुत अच्छा लगा। मन की जो एक अंदर की जो एक आशीर्वाद होता है, एक ऊपरी होता है, एक मन के अंदर होता है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो आशीर्वाद मेरा इस बच्चे के लिए निकला। और थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू बच्चा। और उस दिन के बाद से इस बच्ची ने
अभी मैं नीचे कंप्यूटर लैब में बैठती थी, कंप्यूटर लैब में ही ये बच्ची आ जाती थी और आके मेरा सारा सामान और मेरा हाथ थाम के चल पड़ती थी। तो ये जो रिश्ता है ये माँ बेटी का रिश्ता नहीं है, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते से बिंदु जी ये कहीं बहुत अधिक है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप जी। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना वो ईश्वर के बनाए हुए होते हैं, कुछ हम बना लेते हैं और कभी वो भूले नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अब आज के कार्यक्रम की जो समाप्ति है उसकी ओर बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगी कि रचनाएं काफी थी और हाँ जी। अधिकतर स्वरचित रचनाएं थी, हाँ जी। स्वरचित थी अधिकतर, और उनमें जो कहा गया वो कहीं ना कहीं हम अपने समाज में देखते हैं और उसे अनुभव भी करते हैं। ठीक कहा, जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने ये भी ठीक कहा कि ये जो मंच है, इस मंच पर बड़े से लेकर और बच्चे तक सभी को कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और इसी अवसर को प्रदान करने वाले जो हमारी संस्था है संस्कार भारती, उनके संस्कारों को हम शिरोधार्य तो करते ही हैं, उसका प्रचार और प्रसार भी करते हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जो मंच हमने ये आरंभ किया है, इस मंच को और बड़ा अवसर मिले और इससे भी बड़ा मंच मिले, ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपनी इस धरोहर को आगे और आगे प्रसार की ओर बढ़ाएं। और संस्था के सभी सदस्य और सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक नमन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सुदेश जी, एक और आग्रह आपसे है और उस आग्रह के लिए मैं चाहूंगा कि आप आए और उसका भी बीड़ा आप उठाएं, क्योंकि जब हम इसको समाप्ति पर जा रहे हैं तो हमारी समाप्ति कल्याण मंत्र से हो, तो मैं चाहूंगा कि आप कल्याण मंत्र। अवश्य अवश्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। जी धन्यवाद।